सेक्शन 40 कहता है डिसीजन इफ अ प्रॉपर्टी इज अ वक्फ प्रॉपर्टी द बोर्ड मे itself collect information regarding any property which it has reason to believe to be a waqf property, and if the question arises whether a particular property is a waqf property or not, or whether a waqf is a Sunni or Shia, it may, after making such inquiry as it may deem fit, decides the question. ये सुन के तो कितना आसान लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उसको ये लगता है कि कोई प्रॉपर्टी उसकी है, तो वो उस संबंध में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, और इसमें लिखा हुआ है विच इट हैज़ अ रीजन टू बिलीव टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कि उसको ऐसा लगता है, ऐसा रीजन लगता है बिलीव करने का। मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी उसको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। इट डजेंट मीन कि उसको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, उसको ये प्रॉपर्टी किसकी थी, कहाँ थी, कैसी थी, या कहाँ से किसको ट्रांसफ़र हुई है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उनको रीज़न टू बिलीव है, अगर उनको लग रहा है ऐसा, इफ़ दे फील सो, तो वो उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। अब आगे ये प्रॉपर्टी आगे ये एक्ट बोलता है सबसेक्शन 2 द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन द क्वेश्चन अंडर सबसेक्शन 1 शैल अनलेस रिवोक्ड और मॉडिफाइड बाय द ट्राइब्यूनल बी फाइनल, यानी कि वो जो उनका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और जो ट्राइब्यूनल है, वक्फ ट्राइब्यूनल, जिसका जो जज होता है वो भी मुस्लिम होता है, तो वो डिसाइड जब तक नहीं करेगा या उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तब तक वो फाइनल मान लिया जाएगा। अब आगे नंबर 3, वेयर अ बोर्ड हैज एनी रीजन टू बिलीव करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, एनी रीजन टू बिलीव दैट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड इन pursuance of an Indian Trust Act or under Society Registration of Society Act or under any other act is a waqf property. The board may, notwithstanding anything contained in such act, hold an inquiry in this regard to such property, and if after such inquiry the board satisfied that such property is a waqf property, call upon the trust or society, as the case may be, either to register such property under this act as waqf property or show cause why such property should not be registered, provided that in all such cases notice of the action proposed to be taken under this section shall be given to the authority by whom the trust or society had been registered. इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई संपत्ति किसी ट्रस्ट की है, किसी सोसाइटी की है, अब देखिए यहाँ पर टेक्निकलिटी क्या खेली गई है। भारत में जितने भी मंदिर, जितने भी आश्रम, स्कूल, गुरुकुल, चैरिटेबल ट्रस्ट जितने भी होते हैं, वो या तो सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड कोई संस्था उसको ऑपरेट कर रही होती है, या फिर ट्रस्ट एक्ट में कोई बॉडी होती है जो मैनेजिंग कमेटी होती है, वो उसको मैनेज कर रही होती है, स्कूल को, ट्रस्ट को, मंदिर को, जो भी समाज है, आर्य समाज है, कोई भी कुछ भी है, वो इन 2 कानूनों में रजिस्टर्ड होता है। तो अब होगा ये, अगर इनको ये लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इफ दे हैव एनी रीजन टू बिलीव, तो ये क्या करेंगे कि वो आपको नोटिस नहीं देंगे। उनके पास 2 ऑप्शन है, एक तो डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को अपने रजिस्टर पे चढ़ा लेंगे, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर लेंगे। दूसरा ये कि अगर उनको लगता है तो वो नोटिस भेजेंगे, आपको नहीं, जहां जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी है, उनको वो नोटिस भेजेंगे, और वो वेट करेंगे कि आप कोई रिप्लाई फाइल करें। तो क्योंकि आप रिप्लाई फाइल इसके लिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि नोटिस आप तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इनडायरेक्टली भी अगर वो नोटिस भेजते भी हैं तो भी वो नोटिस आप तक पहुंचने वाला नहीं है। तो इस केस में भी वो प्रॉपर्टी वो अपने रजिस्टर पे चढ़ा लेंगे, यानी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब आप 2-4 साल बाद या 10 साल बाद जब आपको पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब मेरे मन में ये सवाल आया कि ये सब किया क्यों जा रहा है, ऐसे प्रावधान क्यों डाले गए हैं कि आपको बिना बताए आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ पे चढ़ा लें और आपको पता ना चले। जैसे जो तमिलनाडु के गांव में 400 एकड़ जमीन उन्होंने चढ़ा ली अपने रजिस्टर पे और उन गांव वालों को पता ही नहीं चला। जब एक किसान बेचारा जाता है अपनी संपत्ति को बेचने के लिए क्योंकि उसकी बेटी की शादी करनी थी, तब उसको पता चलता है कि अरे
उसके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई, वो प्रॉपर्टी तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब वो जाएगा वहाँ, लड़ाई लड़ेगा सालों साल, तो भी उसको कुछ वहाँ से मिलने वाला नहीं है, यानी कि वो पूरा बर्बाद हो चुका है, अपना जीवन उस खत्म कर ले, चाहे आत्महत्या कर ले, कुछ नहीं होने वाला। अब बात ये आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ क्यों और इसके पीछे मंशा क्या है। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जिस तरह से देश की जो स्थिति है, जिस तरीके से देश में पॉपुलेशन जो है एक विशेष समाज का बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में 10 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि बहुत अलग अलग पार्टियों को अलग अलग वोट मिली है, और कोई भी पार्टी अगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और देश का कोई प्रधानमंत्री मुस्लिम बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जो भारत में 50% पॉपुलेशन मुस्लिम बन जाए और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम बन जाए। और समझ लीजिए कि इस मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने में 30 साल लग गए, तो 30 साल बाद ये होगा कि जब मुस्लिम प्रधानमंत्री इस देश का बनेगा तो वो सबसे पहले ये आदेश देगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे जिन जिन का कब्जा है उनको तुरंत खाली करा दिया जाए। अब उसके लिए चाहे आर्मी लगा दी जाए, चाहे रिजर्व फोर्सेस लगा दिया जाए, उसको खाली करा लिया जाए। अब बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा? बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि अभी 2022 में ही ये हाल है कि आर्मी और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है। और आने वाले 10-20 सालों में जितनी स्पीड से ये बढ़ रहा है, उतनी स्पीड से बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट आधा देश वक्फ बोर्ड कब्जा कर चुका होगा। इसमें आपको भले ही अतिशयोक्ति लगती हो तो लगे, लेकिन ये इम्पॉसिबल बात नहीं है, ये हो सकता है, कानून कुछ भी कर सकता है। तो आधा देश समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। अब आपका घर, आपकी दुकान, आपका मंदिर, आपका गुरुद्वारा, आपका जो आश्रम है, आपके स्कूल, सब पता चला कि वक्फ बोर्ड के रजिस्टर पे चढ़ चुका है, और उधर प्राइम मिनिस्टर आदेश पारित कर दे कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टी खाली करा दी जाए, तो क्या होगा? क्या आप रिजर्व फोर्सेस से लड़ पाएंगे? क्या आप आर्मी से लड़ पाएंगे देश की? क्या आपके पास कोई साधन है कि आप आर्मी से और रिजर्व फोर्सेस से लड़ सकें? आपको रातों रात धक्के मार के आपकी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आप सोचिए आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहने जाएंगे आप? ये सिचुएशन खड़ी होना आपको भले ही ये अतिशयोक्ति लग रही हो या बहुत ही में भी हास्यास्पद लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन आ सकती है। तो अभी से सतर्क रहें। और जिन्होंने जो ऐसी बात, इन सब बातों का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए मैं एक बात बोल दूं कि जब 1946 में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर भारत का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर से होगा, लेकिन 1947 में जब भारत का बंटवारा हो गया तो महात्मा गांधी जिंदा खड़े रहे और 10 लाख लोग बेचारे कत्ल हो गए, मारे गए। जो बेचारे सिंधी, जो पंजाब में, सिंध में, मुल्तान में, कराची में जो गांधी के बात पे विश्वास करके चैन की नींद सो रहे थे, वो बेचारे सबको रातों रात वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा। और कई तो उनके साथ इतना दर्दनाक हुआ कि वो यहाँ तक भागते भागते भाग भी नहीं पाए, यहाँ पहुँच भी नहीं पाए और रास्ते में ही मारे गए। तो ऐसी सिचुएशन मत आने दीजिए। सरकार पे दबाव डालिए कि इस ट्रिकोनियन कानून को, इस विध्वंसकारी कानून को जो है वो रिपील करे, और रिपील करने के बाद तब ही आप इसको चैन से बैठें और तब तक इसके लिए आवाज़ उठाते रहें। धन्यवाद।